जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर अपडेट है, इसके अलावा वीडियो री एग्जाम को लेकर अपडेट है और मुख्य सेविका को भी लेकर बड़ी अपडेट है। और मुख्य सेविका के बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेगा, उनसे कुछ प्रश्न भी है मेरे, सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक की। भैया हम खुद ट्रेन से जा रहे थे और इतने बच्चे अलग अलग स्टेट से एग्जामिनेशन देने जा रहे थे, हम लोग ने अपनी सीट उनको दी है और बाद में पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर ही लीक हो गया है। आरओ के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया। अब जरा समझने वाली बात है कि इस पे आयोग क्या बोल रहा है। आयोग का बोलना यह है कि पेपर लीक की बात एग्जाम शुरू होने से पहले क्यों नहीं हुई, एग्जाम शुरू होने के बाद क्यों हुई। अरे भाई, जब हमें पते नहीं है कि क्वेश्चन जो यार कोई भी आंसर की अगर घूम रही है, हमने क्वेश्चन देखा ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसी क्वेश्चन का पेपर है। वो तो जब हम पेपर देखेंगे तब ना हमें पता चलेगा इस क्वेश्चन का ही वो आंसर था। बिना पेपर देखे हम लोग पहले हल्ला करने लगे, पेपर लीक है, पेपर लीक है, पेपर लीक है। मतलब ये इतना बेतुका बयान इन लोग का आता है ना, आयोग का समझ के परे। एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है तो बहाना 100 बनाना है हमें। ठीक, उसके बाद उन्होंने आगे क्या प्रतिक्रिया की है, तो आगे ये प्रतिक्रिया की है तो भैया जांच बैठाई गई है। अब उस जांच के शब्दों को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जो बच्चे हैं बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जांच के शब्दों में ही काफी फेरबदल किया गया हुआ है, काफी घुमा के। जिन बच्चों को पकड़ा गया है उन पर एक्शन होगा कि फ्यूचर में वो एग्जाम ना दे सके। प्रेजेंट एग्जाम की बात ही नहीं कि फ्यूचर में एग्जाम ना दे सके। जांच में सिर्फ खेल का खेला खेला गया है, कुछ है नहीं। आपके सपोर्ट में उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो अपना आप लोग कंटिन्यू रखिए जो भी है। ये पेपर कैंसिल होना चाहिए, एग्जाम हो नहीं रहा है, उससे पहले पेपर ही आउट हो जा रहा है। गजब का कॉन्सेप्ट चल रहा है। खैर, इस सब लोग आपके साथ खड़े हैं, स्टैंड है। यूपी पुलिस कांस्टेबल पे एक अच्छी सी सच्चाई वाली जांच बैठनी चाहिए। कोर्ट की कमेटी बना के जांच बैठाइए और पेपर अगर वाकई में लीक है, कई लोग ने प्रूफ दे रखा है आपको, तो फिर आप उस पेपर को कैंसिल करके री एग्जाम जरूर कंडक्ट कराएं। अगली इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यूपी SSC कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट को। भैया ये भर्ती 2016 की थी, पिछले कुछ महीनों से तो ये भर्ती एकदम से विलुप्त थी। फिर अचानक से इस भर्ती के उसमें एक नोटिस आती है। कहां अभी तक हल्ला था कि इसका रिजल्ट आने वाला है और एक नोटिस आती है और उसमें होता क्या है कि जितने पद आपके निकाले गए थे कंबाइंड टेक में, टोटल पोस्ट निकाली गई थी कितनी, 292। उसमें से किया क्या गया है कि 44 पदों को माइनस कर दिया गया है। ठीक, 44 पोस्ट उसमें से घटा दिए गए हैं। मतलब अब आपकी जो भर्ती का रिजल्ट आएगा वो 248 पदों पर आएगा। 248 पदों में मतलब 16 की भर्ती है। इतने साल बाद एग्जाम कंडक्ट होता है, उसके बाद फिर आपका देखिए क्या होता है कि आपकी पोस्ट ही कम हो जाती है, बढ़ने की बजाय घट जाती है। अब आपका इसके बाद इस पर रिजल्ट डिक्लेयर होना है। 2 पोस्टें घटाई गई है। ठीक है, ट्रेजरार की एक पद घटाई गई है और इसके अलावा क्राफ्ट से रिलेटेड एक पद था, क्राफ्ट प्रशिक्षक से रिलेटेड एक पद था, उसे भी हटाया गया। लगभग 43 पोस्ट हटाई गई है। तो यही हुआ है। अब इसके बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर होना है। अब देखिए, कोई भी चीज है, एक बार आप रिजल्ट बनाते हैं, फिर आप भेजते हैं, मतलब समझ में नहीं आता है, भेजते हैं कि क्या और पद बढ़े हैं कि वो गए, तो फिर घट गए पद, अब फिर से रिजल्ट बनाएंगे। मतलब रिजल्ट बनाने की नौटंकी इसमें चलती रहेगी। ठीक है, तो यही एक अपडेट आई है, नोटिस जारी की गई है कंबाइंड टेक्निकल को लेके। अगली अपडेट वीडियो री एग्जाम को लेके। तो वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। अगला जो भी रिजल्ट का नोटिफिकेशन आएगा वो यही आएगा। लोग 20 फरवरी को कह रहे थे, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सचिव जी ने कोई डेट नहीं बताई है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। उन्होंने कहा था फरवरी में आ जाएगा, वो 28 फरवरी भी हो सकती है। इसके अलावा एसओ की भी सेकेंड लिस्ट जल्दी ही जारी हो जाएगी, जल्दी हो सकती है। उम्मीद तो यही है कि हो सकता है आज ही जारी हो जाए, हो सकता है 1-2 दिन में हो जाए, लेकिन अगला जो भी है वो एसओ की सेकेंड लिस्ट है और रिजल्ट में वीडियो का री एग्जाम का रिजल्ट है। अब अगली अपडेट आ जाती है मुख्य सेविका को लेके। भैया मुख्य सेविका से मुझे स्पेशली बात भी करनी थी यार। मैंने पोल दिया था, आप जाके पोल चेक करो, वहां पर
किस प्रकार से आप लोग मार्क्स पाए। वाकई में इतना नंबर आप लोग अगर पाए हुए हो तो फिर कट ऑफ 59, 58 की उम्मीद ही मत रखो, वो सब 60 प्लस जाएगी। मैं देख के शॉक हो गया कि एसटी कैटेगरी में 60 प्लस पाने वाले उतने ज्यादा बच्चे हैं, लगभग 93, 94 के आसपास बच्चे हैं, और उतनी तो एसटी कैटेगरी में सीट नहीं है जितने बच्चे हैं। या तो आप लोग ने मजाक कर दिया पूरी पोल में, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं पोल लाइव लूंगा, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चनर किया था सेम चीज आप उसमें किए थे। अगर देखा जाए आपकी पोल के हिसाब से तो ओबीसी की तो कट ऑफ अनरिजर्व से भी ऊपर भाग जाएगी, जितना मार्क्स ओबीसी में बच्चे पाए हैं। और अगर ओवरलैपिंग होती है तो फिर अनरिजर्व की कट ऑफ भाग जाएगी, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत अच्छे खासे बच्चे 65 प्लस में है, 60 प्लस में है। तो फिर या तो पोल आप लोग गलत कर रहे हो, या फिर मैं आपके हिसाब से ही कट ऑफ बना दूं जो आपकी पोल है, या फिर मैं जो अपने तरीके से कट ऑफ अब तक बाकी भर्तियों का बनाता आया हूं उस हिसाब से बनाऊं। तय करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपके पोल के हिसाब से मैं वोट कर दूं, जो आप मान रहे हो सही है तो बताना कमेंट बॉक्स में, उस हिसाब से मैं फाइनल कट ऑफ बता दूंगा, या फिर मैं अपने एनालिसिस से फिर फाइनल कट ऑफ बनाऊं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट और है कि मुख्य सेविका में अब लड़ाई शुरू हो गई है। बीएससी से बीए को लेके अभी तक थी और अब हो गई है शिफ्ट 1 से लेके शिफ्ट 2 के बीच में। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में काफी लोग कह रहे हैं शिफ्ट 2 में नंबर बढ़ जाएगा, तो शिफ्ट 1 वाले बच्चे कह रहे हैं ऐसे कैसे बढ़ जाएगा। तो देखिए, पहला झगड़ा बीएससी वर्सेस बीए में था, ठीक। अब दूसरा झगड़ा हो गया शिफ्ट 1 वर्सेस शिफ्ट 2 में। मतलब इसमें खुद में ही आप लोग डिवाइड होते जा रहे हो। यहाँ आपकी भर्ती लटकती जा रही है, कोर्ट में अलग लटकती जा रही है, अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है, यहाँ आपस में ही यूनिटी नहीं दिख रही है। ठीक, अब मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं, आज इस बात को समझ लो, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में किसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा, ये मैं एकदम क्लियर कट आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर किसका बढ़ सकता है किसका नहीं, ये डिसाइड आयोग करेगा कि किसका बढ़ेगा किसका नहीं बढ़ेगा, आप नहीं करेंगे। नॉर्मलाइजेशन होता कैसे ये जरा समझिए। पहला रीजन होता है कि शिफ्ट में टफ पेपर कहाँ है, टफ पेपर किस शिफ्ट का है, ये एक पहला पॉइंट होता है। लेकिन केवल इसी पर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन का दूसरा ये है कि जो टॉपर्स हैं आपके किस शिफ्ट में ज्यादा बैठे हैं, जिस शिफ्ट में टॉपर्स ज्यादा बैठे होंगे उस शिफ्ट में नंबर अच्छे खासे आएंगे। तो अगर वो टफ भी होगा और कैंडिडेट ज्यादा उस शिफ्ट में बैठे हुए हैं तो फिर उस शिफ्ट में मार्क्स अपने आप अच्छे खासे अमाउंट पे एवरेज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उतना कोई आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलती है, या हो सकता है जीरो चेंजिंग देखने को मिले। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, टॉपर्स। ठीक है, टफ पेपर एक रीजन है जो सब मानते हैं, लेकिन उसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन में देखा जाता है कि टॉपर्स किस शिफ्ट में है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही गेम चेंजर हो जाते हैं। हालांकि जब पेपर लीक वाला मामला होता है तो वहां एक थर्ड कैटेगरी और होती है चीटर्स की, कि वो किस शिफ्ट में ज्यादा है, वो भी मैच पलट देते हैं। लेकिन यहाँ है टॉपर्स किस शिफ्ट में ज्यादा होते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आप नहीं तय करने वाले हैं कि पेपर में क्या होगा, ये भी डिपेंड करेगा कि किस शिफ्ट में आपको बेनिफिट ज्यादा मिला है जो आयोग ने दिया है। ठीक है, आयोग ने जो बेनिफिट दिया है उससे किस शिफ्ट के बच्चों का नंबर ज्यादा बढ़ा है। भले 4 नंबर फर्स्ट शिफ्ट में बढ़ा हो, 3 नंबर हो, लेकिन किसके बच्चों में ज्यादा नंबर की बढ़ोतरी हुई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है आयोग का। इसके अलावा किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट अवेलेबल थे। ठीक है, स्टूडेंट किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा अवेलेबल थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये कई सारे फैक्टर होते हैं नॉर्मलाइजेशन के, केवल पेपर टफ के नाम पर नॉर्मलाइजेशन नहीं कंडक्ट होता है। तो शिफ्ट 1 वाले नहीं डिसाइड करेंगे कि शिफ्ट 2 का पेपर टफ था, कि शिफ्ट 2 वाले नहीं डिसाइड करेंगे शिफ्ट 1 का पेपर टफ था। ये आयोग डिसाइड करेगा। आपस में लड़के एक दूसरे के खिलाफ हो जाने से आपकी भर्ती लटक जाएगी। फिर होता क्या है कि एक शिफ्ट वाले जाके जाएंगे कोर्ट में, फिर अलग एक इश्यू शुरू होगा, और एक बार भर्ती कोर्ट में गई हुई है, आप देख रहे हो, अभी तक झेल रहे हो, फिर वही होगा। तो यूनाइट हो, जो भी फैसला है सब एक साथ मिलके मानो, जिसका हो जाए अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ तो अपनी अगली भर्ती की तैयारी करे। आप बिल्कुल इस भर्ती पर ही नहीं टोटली डिपेंड रहिए, आगे की भी भर्ती की तैयारी करते रहिए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। तो अपनी लड़ाई बंद करो, बाकी कट ऑफ को लेके आप बता दो कि भाई आपके एग्जिट पोल से मैं कट ऑफ बता दूं, जो एग्जिट पोल में आपने लिखा है अगर वो सच है, क्योंकि मैं केवल कहूंगा एससी कैटेगरी के बच्चों ने बड़ी ईमानदारी से पोलिंग की है।
एससी कैटेगरी के बच्चों की पोलिंग बहुत अच्छी हुई है, वहां लग रहा है कि हाँ बच्चों ने जेन्युइनली टिक किया है। बाकी ओबीसी में तो इतनी हाई कट ऑफ जा सकती है, जिस हिसाब से पोलिंग में आई हुई है इतनी हाई कट ऑफ जा सकती है तो अनरिजर्व के भी ऊपर उनकी कट ऑफ भाग जाएगी। अगर ओवरलैपिंग हुई तो ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के बहुत से बच्चे अनरिजर्व में इतने आ जाएंगे कि अनरिजर्व के जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं उनका फिर बैंड बच जाएगा। तो आप डिसाइड कर लो कि आपकी पोलिंग के हिसाब से दूं कि मैं अपना जो एनालिसिस करता हूं बाकी कट ऑफ में वही करके दूं, ठीक है। अगर पोलिंग के हिसाब से दूंगा तो फिर आप बिल्कुल देख लीजिएगा, क्योंकि पोल आपके सामने लाइव है, कमेटी पे जाके चेक कर सकते हैं आप। जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।